जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। 10-20 साल किसी प्रदेश या किसी राष्ट्र के लिए कोई महत्व नहीं रखता। झारखंड के गठन के बाद झारखंड ने विकास के कई सोपान पार किए हैं। झारखंड का एक सुदूरवर्ती पश्चिमोत्तर का जो इलाका है वह बेहद महत्वपूर्ण है और अपने आप में कई प्रकार की विविधताओं को समेटे हुए है। हम उसे पलामू के नाम से जानते हैं। पूरा प्रमंडल है, 3 जिले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं पलामू का जो सर्वांगीण विकास हुआ है उस पर। हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमान जटाशंकर चौधरी जी। आप उस प्रमंडल के, पलामू प्रमंडल के आप आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा जोहार। चौधरी साहब, जब हम विकास की बात करते हैं तो और ख़ास करके जो समेकित विकास की बात करते हैं तो जो अपना जो ये प्रमंडल है उस समेकित विकास में कहाँ खड़ा है वर्तमान दौर में? देखिए, पलामू प्रमंडल में जो विकास की बहुत संभावनाएं हैं, अवसर भी हैं, कार्य हो भी रहे हैं। खास करके वहाँ पे जो औद्योगिक गतिविधि कम होने के चलते कृषि क्षेत्र पे अधिक लोग आश्रित हैं और किसान काफ़ी जागरूक हैं, मेहनती हैं और नई और उन्नत तरीके से खेती भी कर रहे हैं। कुछ नई फसलों को भी वो उगा रहे हैं और उससे फ़ायदा भी हो रहा है। थोड़ा पानी की दिक्कत वहाँ पे है। मानसून यदि समय पे नहीं आता है तो थोड़ा कृषि क्षेत्र पर उसका बुरा असर पड़ता है जी। लेकिन लोगों में संभावनाएं हैं, लोग किसान जागरूक हैं, लोग कर भी रहे हैं। कई तरह की फसलों की खेती लोगों ने शुरू किया है। एक तो क्या है कि कृषि है, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कृषि जैसे बढ़ता है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? बिल्कुल, आधारभूत संरचना जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विकास के लिए आधारभूत संरचना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि सड़क ही जो है, आपको रांची से जाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन हाल के समय में जो नेशनल हाईवे का एक फेज़ तो करीब पूरा होने पे है जी। और करीब 2 फेज़ की और स्वीकृति मिल गई है। तो हम समझते हैं कि 1-2 वर्षों में जो जिस गति से नेशनल हाईवे काम कर रही है तो वो 4 लेन सड़क जब बन जाएगी तो फिर रांची से और फिर उसका उत्तर प्रदेश से उसका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जो जीटी रोड है उसको भी कनेक्ट करने 4 लेन से कनेक्ट किया जा रहा है और इस तरह से होने से सड़क की गतिविधियां बढ़ेगी। और जो और नेटवर्क की बात है, जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो भी धीरे धीरे उस पर भी मजबूती से काम हो रहा है और कई तरह के काम हो रहे हैं जिसका कि असर आने वाले समय में वहाँ के विकास पे पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही देश विदेश जहाँ भी पलामू की बात होती थी वहाँ तुरंत उसमें माओवाद, नक्सलवाद, तो उससे निजात प्राप्त करने में प्रशासन, स्थानीय लोगों की कितनी भूमिका रही है? देखिए, अभी उस प्रमंडल में अभी जो पुलिस वहाँ पे काम कर रही है और उसमें जो भी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे डिप्यूटेड हैं, उन लोगों ने समन्वय स्थापित करके काफ़ी अच्छा काम किया है और नक्सली गतिविधि जो है वो समाप्ति पे है वहाँ पे। आप जो पलामू है उसमें 2 एक्सिस पे नक्सलियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। एक जो चकरबंधा है जो गया और पलामू के बॉर्डर पे पड़ता है जी। उस पे नक्सली परमानेंट रूप से रहते थे, उसको खाली कराया जा चुका है। छत्तीसगढ़ और जो झारखंड का बॉर्डर है, झारखंड में गरबा और लातेहार को वो बॉर्डर करता है, उसमें बूढ़ा पहाड़ है, उस एक्सिस पर भी परमानेंट उन लोगों का कैंप था, उसका भी सफाया किया जा चुका है। अब वहाँ पे पुलिस का कब्जा है, पुलिस वहाँ पे रहता है
और अब कोई परमानेंट कैंप इस प्रमंडल में माओवादियों का नहीं रहा। छिटपुट लोग छोटे छोटे दस्तों में कभी कभी घूमते हुए नज़र आते हैं और कुछ कुछ न्यूसेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हुई है कि जो भी विकास का दौर आगे बढ़ा है उसमें अब युवा शामिल हो रहे हैं और जो शैक्षणिक गतिविधियां जो है गांव के स्तर पे वह भी बढ़ी है। उसके चलते अब उन लोगों को युवाओं की भर्ती नहीं हो रही है और वो धीरे धीरे उसमें कमज़ोर हो रहे हैं और हम समझते हैं कि वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, जब विकास की बात करते हैं तो सबसे जो मतलब प्राइमरी डेवलपमेंट होता है वो कृषि है। बिल्कुल। और कृषि के क्षेत्र में जो अपना पलामू है वो किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है? देखिए, ऐसे तो जो भी परंपरागत रूप से कृषि वहाँ पे होती थी तो उसमें जो धान चावल दलहन की फसलें होती थी, धान की खेती थोड़ी रिस्की है वहाँ पे, चूँकि कभी मानसून नहीं होता है। रेन शेडो एरिया में वह क्षेत्र है, खास करके गरबा और पलामू। इस वर्ष भी काफ़ी कम बारिश हुई है, पिछले वर्ष थोड़ी बारिश हुई थी। तो धान की खेती यदि बारिश टाइम पे नहीं होती है तो नहीं होता है और हम यह सलाह भी देते हैं वहाँ के किसानों को कि धान की खेती सिर्फ निचली ज़मीन यदि बारिश होती है तो करें और जो मध्यम और जो ऊंची ज़मीन है उसको धान की खेती के लिए नहीं सोचें, उसमें दलहन की खेती करें। दलहन काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे जो अरहर होता है उसका दाल जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से दलहन की खेती करके और उसको यदि हम लोग अरहर नहीं बेच करके यदि उसको हम लोग उसका दाल निकाल करके उसकी मार्केटिंग किसान मूल्यवर्धन करके करें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और उसका बहुत दूर तक उसके दाल की बिक्री हो सकती है और किसानों को उसका आमदनी हो सकता है। चौधरी साहब, एक चीज़ और जो जैसे देखने को या पढ़ने को जो मिलता रहता है कि वो क्षेत्र रसदार फलों के लिए काफ़ी किसी समय कोई रिसर्च वगैरह हुआ है, तो उस दिशा में। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आज़ादी के पहले से जी वहाँ पे एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो है अवस्थित है और वह जब स्थापित हुआ था तो वह रसदार जो फल होते हैं उसके रिसर्च के लिए हुआ था, जिसमें आपको संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया। वहाँ पे उसका ऑर्चार्ड भी लगा हुआ है और उसका फलन काफ़ी अच्छा होता है जी। और ख़ास करके मौसमी का जो रस की क्वालिटी है वो दूसरे जगहों पे जो मौसमी होती है उससे वह ज़्यादा उत्तम है जी। यदि किसान संगठित होकर रसदार पौधों को फलों की खेती वहाँ पे करें तो वह देश का नागपुर के बाद दूसरा हब बन सकता है। और उसमें किसान ही नहीं, हम समझते हैं कि छोटे छोटे जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी ज़मीन लेके शहर के आसपास रखा है उसको भी उसमें ऑर्चार्ड लगाना चाहिए। सिर्फ किसान के भरोसे नहीं होगा, क्योंकि किसानों को पूंजी का अभाव होता है। इधर उसका बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने मनरेगा से पहले आम और अलग दूसरे फलों की खेती के लिए उसमें पैसा मिलता था, अनुदान मिलता था। अब उसमें रसदार फलों की खेती करने को भी शामिल कराया गया है और अब धीरे धीरे लोगों में ये किसानों में ये विश्वास भी बढ़ा है कि इसकी भी खेती की जानी चाहिए। वो बढ़ता है तो फिर वो एक नया मुकाम हासिल कर सकता है आने वाले समय में। उस पर काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल, उस पर काम हो रहा है। थोड़ा ये कृषि का काम है, लोगों को कन्विंस करना, समझाना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उस दिशा में लोग सोच रहे हैं और काम भी कई किसानों ने उसका फसल भी लगाया है और आने वाले समय में वो बढ़ेगा। तो ये जो रिसर्च सेंटर था या इंस्टीट्यूट था उसको बीच में शायद बंद हो गया, फिर रीओपन करवाया आपने कि? हाँ, वो उसकी गतिविधियाँ जो है उसको ये कहा गया है, मैंने उसका दौरा भी किया था और उसमें जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं, चूँकि बहुत पहले का इंस्टीट्यूट है, जितना ज़मीन है, जितना ऑर्चार्ड है, उसका उपयोग जो है ना किसानों के हित में और बेहतर तरीके से होना चाहिए। मैंने इसके लिए जो कुलपति हैं उनका भी ध्यान आकृष्ट किया है
कि इस पर ध्यान दें ताकि वो और आगे बढ़े और किसानों के लिए उपयोगी हो। कृषि में जब देखा जाता है तो खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो रेशम है, फिर लाह है, तो ये जो इलाका, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, वो लाह की खेती के लिए भी काफ़ी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक समय था जब वहाँ पे जो ट्रेड होता था ना, तो उसमें बांस का और लाह का जी जब जिस अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ हुआ करती थी तो उस समय लाह यहाँ से बाहर जाता था। पलास के पौधे काफ़ी संख्या में वहाँ उपलब्ध हैं, कुछ रैयती भूमि पर भी है, जंगलों में है, और एक कुंदरी लाह बागान है जहाँ पे आपको 60,000 से ज़्यादा पौधे एक जगह पलास के उपलब्ध हैं। बहुत बड़ी संपत्ति बहुत है। बड़ी संपत्ति है। कुछ लोग उसकी खेती कर भी रहे हैं। ये भले है कि आज के आधुनिक दौर में अब लाह के भी कई विकल्प हुए हैं, उसका मार्केटिंग जो है उसको अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से करना होगा ताकि उसका लाभ हो। और छोटे छोटे जो महिला ग्रुप है, आपको स्वयं सहायता समूह जो है महिलाओं का, उसको यदि जंगलों में भी जो पलास का पौधा है उसको यदि आवंटित कर दिया जाए कि ये पौधे आपके पास 10, 20, 50 पौधे, आप उसको लाह की खेती करिए, और उसको ब्रूड लैग जो है टाइम से उपलब्ध कराया जाए, तो लाह की खेती काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी पैदावार हो सकता है उस पर। और वो लाह फिर जो नेशनल लेवल पे और कई जगह ज़रूरत के हिसाब से उसकी मार्केटिंग हो सकती है। तो ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो JSLPS है उसने चरणबद्ध तरीके से जो कुंदरी लाह बागान है उसमें लाह की खेती वो करा रहे हैं। मैंने वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की थी, उनको भी मैंने उस ओर काम करने के लिए कहा है। आने वाले समय में हम समझते हैं कि यदि सभी पलास के पौधे आच्छादित हो जाएं तो ये बहुत बड़ा एसेट होगा झारखंड के लिए। तो इसमें कितनी महिलाएं अभी इन्वॉल्व हो रही है? अभी कम से कम उस पे करीब 5,000 पौधों पे अभी लोग खेती शुरू किए हैं। मतलब 60,000 हमारे पास में है, केवल हमने विदोहन 5,000 से हाँ, अभी वो शुरू हो रहा है, और उसमें उसको ट्रेनिंग देना है, उसको जो बीज है लाह का उसको उपलब्ध कराना है, कैसे उसकी प्रूनिंग की जाती है, कैसे स्प्रे किया जाता है कीटनाशक से, वो सारी चीज़ें उनको, और लोग अब समझ भी गए हैं और कर भी रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, जो अभी देखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है कि कुछ नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं पलामू में। हाँ बिल्कुल, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। अभी जो थाई वैरायटी के अमरूद की खेती बड़े बड़े चंक में हो रहा है वहाँ पे जी। कुछ लड़के हैं वहाँ पे जो कि आपस में मिल करके और लोगों का ज़मीन लीज पर ले करके एक एक चंक जो है करीब 65-70 एकड़ का है, जहाँ पे थाई वैरायटी के अमरूद की खेती होती है। ये बड़ा वाला जो अमरूद, हाँ बड़ा वाला अमरूद है, और उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा उसका सीडलिंग जब मंगाते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, उसको बाहर से मंगाया जाता है। लेकिन जब वो लगा देते हैं तो 1 साल के अंदर ही उसमें फलन शुरू हो जाता है, और साल में कम से कम 3 बार उसको फलन होगा और 3 बार हार्वेस्ट होगा। अच्छा, तो काफ़ी संख्या में यदि एक पौधे अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए तो 2-3 साल के बाद एक पौधे में करीब 35 से लेके 50 किलो तक उसका उत्पादन साल में हो सकता है। तो आप समझिए कि 1 एकड़ में करीब 600 पौधे लगते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको देखें तो करीब करीब 300 क्विंटल का उत्पादन 1 एकड़ से हो सकता है। उसका मतलब मार्केट में कीमत भी ठीक ठाक? हाँ, मार्केट में कीमत ठीक है। अभी देखेंगे कि यहाँ के मार्केट में इलाहाबाद से इलाहाबादी अमरूद करके लोग बेचते हैं, जो कि 100 रुपया, 80, 90, 100, 120 रुपये तक उसको होता है। अभी जो अमरूद की खेती हो रही है उसकी मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में उसको वो बिक जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि उसमें यदि आप कवर लगा देते हैं छोटे में ही तो कीटाणु का प्रकोप भी कम होता है और उसका रंग एक ऐसा होता है। क्योंकि खुले में जब खेती करते हैं तो उस पर सनलाइट और जो पानी पड़ता है बारिश वगैरह का, तो उससे उसका कलर डिस्कलर होता है।
तो वो दिखने में ख़राब लगता है, लेकिन आप इलाहाबादी अमरूद खाएंगे और थाई वैरायटी वाले खाएंगे तो टेस्ट आपको थाई वैरायटी वाले का ज़्यादा अच्छा लगेगा। ड्रैगन फ्रूट वगैरह की? हाँ, ड्रैगन फ्रूट की भी खेती एक आध किसान ने शुरू किया है, अभी बहुत वो सफल पलामू में नहीं है, खूंटी में अभी कुछ किसान अच्छे से कर रहे हैं जहाँ फल भी हो रहा है। उसका भी काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। एक बार यदि लगा दें तो कम से कम 15 साल तक, थाई वैरायटी का अमरूद भी एक बार आप लगाएंगे तो कम से कम 15 साल तक उस पौधे से आप फल ले सकते हैं। बीच बीच में प्रूनिंग करना पड़ेगा, तो उसकी भी खेती हो सकती है। इसके अलावे भी और कई प्रयोग हो रहे हैं। लोगों ने जैसे यहाँ पे पिपरमिंट की खेती शुरू की है। अच्छा। और पिपरमिंट की खेती करते हैं और उससे वो मेंथा ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट दे दिया है। किसान अपने गांव में समूह बनाए हुए हैं, सभी लोग मिल के उसका पौधा मंगाते हैं, फिर उसका सीडलिंग रेज करके खेती करते हैं और उसका कटिंग करके 3 कटिंग होता है, फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट में ले जाते हैं। अब मेंथा ऑयल निकाल करके उसके छोटे छोटे बोतल में करके उसकी मार्केटिंग करते हैं। तुलसी की खेती हो रही है, तुलसी का भी ऑयल निकाल करके वो अच्छे दाम में मार्केट में बिकता है। इसके अलावा आपको जो धान और गेहूं की खेती होती है, हाँ, इसमें भी नए प्रयोग, इसमें भी काला धान जो ब्लू गेहूं भी, हाँ, उसको भी खेती हो रहा है। आलू जो है उसमें जो ब्लू पोटैटो है जो कि शुगर फ्री होता है, उसकी खेती हो रही है। जैसे आमतौर पे कहते हैं कि डायबिटीज़ वालों को आलू नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। तो अब जो है, चूँकि माल न्यूट्रिशन का भी इशू आ रहा है देश में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पे जब भी बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी इस पे काम हो रहा है कि किस तरह का प्रभेद विकसित किया जाए ताकि वो कैल्शियम रिच हो, आयरन रिच हो, और फिर अलग से आयरन कैल्शियम का टेबलेट नहीं खाना पड़ा, तो वो उसका फोर्टिफिकेशन फूड का नहीं किया जा सके और हम अनाज खाएं, उसी से हमारी उसकी पूर्ति हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही है। मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। लोग लेमन ग्रास की खेती करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कृषि के क्षेत्र में नीलगाय का प्रॉब्लम है जी। नीलगाय अब खेतों तक आता है और दो दलहन का फसल हो, शुगर कैन का हो, सब्जी का हो, उसको नुकसान पहुँचाता है। और इसका कारण भी है, यदि जंगल कटेगा तो स्वाभाविक रूप से उसको खाने का वहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा, तो वो फिर वो खेत की तरफ आएगा। दूसरा ये भी हो रहा, ये भी कारण लोग बताते हैं कि यदि आपको तेंदुए की संख्या कम होगी तो फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो उस कारण से भी हो रहा है। लेकिन जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की खेती लोग करना शुरू कर दिए हैं, पिपरमिंट, तुलसी, तो इसके पौधे को नीलगाय नहीं खाते हैं। तो इस तरह से उससे बचने के लिए इस खेती की ओर लोग किसान आगे बढ़ रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसका काफ़ी बढ़ेगा और प्रचार प्रसार भी होगा। अच्छा, ये तमाम जो चीज़ें हो रही है, तमाम प्रयोग, तमाम विकास, तो सरकार कहाँ कहाँ लोगों के साथ है? सरकार की क्या भूमिका हो? देखिए, सरकार की भूमिका है, लेकिन आप कहेंगे क्या कि उसमें हम ज़्यादा श्रेय किसानों को देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जो किसान आगे बढ़ते हैं, चूँकि खेती जो है वो बहुत रिस्क होता है उसमें। किसान अपनी पूंजी लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, रात दिन काम करते हैं, और यदि उनका फसल क्षति होता है तो नुकसान फिर उनको होता है। और बहुत कम फसलों में हम लोग जो है मिनिमम उसका जो सपोर्ट प्राइस फिक्स करते हैं, खास करके सब्जियों, इस सब का मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होता है। दलहन और जो सीरियल से उसका होता है, तो किसान को रिस्क है, किसान करते हैं। जो कृषि विभाग के लोग हैं, आत्मा के लोग, जिसको कि BTM, ATM वगैरह जो ब्लॉक में दिए गए हैं, उन लोगों ने उसको सहयोग करते हैं, उनको समय समय पे प्रेरित करना, ये काम है। और स्ट्रॉबेरी की बात हम कहना भूल गए। हाँ, स्ट्रॉबेरी की भी खेती, ये मिथ था कि पलामू में गर्मी ज़्यादा होती है तो स्ट्रॉबेरी की खेती वहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि यह इस देश में यह महाबलेश्वर में शुरू हुआ, जो पुणे के पास है। वहाँ पे बाहर से इसके पौधे लाए गए, वहाँ पे खेती
और वहाँ पे एक हब है जहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती होती है और उसके कई प्रोडक्ट बना के बेचे जाते हैं। यहाँ पे किसान स्ट्रॉबेरी का वहाँ से लाते हैं और उसको लगाते हैं, उसका काफ़ी अच्छी खेती हो रही है। अब कई किसान उसके अभ्यस्त हो चुके हैं और फल का साइज वगैरह भी जो है वो किसी मामले में वह महाबलेश्वर से कम नहीं है। और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केटिंग जो है वो जो लोकल मार्केट है और नहीं तो कलकत्ता के मार्केट में वो चला जाता है। तो अभी भी बड़ी संभावना है और प्रति वर्ष जो इसका एरिया बढ़ रहा है स्ट्रॉबेरी का तो उसकी भी काफ़ी अच्छी खेती पलामू में हो रही है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में लोग देखेंगे और उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये किसानों का जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने SPO ऐसा करके कुछ बनाना और किसानों को जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, तो इस दिशा में भी कुछ विकास देखिए, हुआ? किसान क्रेडिट तो देने का प्रावधान है, भारत सरकार की योजना है और राज्य सरकार भी उसमें उसको कार्यान्वयन पे लगी रहती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। दिए भी जाते हैं, लेकिन इसमें कई शिकायतें आती हैं कि अंडर फाइनेंसिंग हो रहा है, जितना किसान को मिलना चाहिए पैसा मिला नहीं। दूसरा कि यह भी देखा जाता है कि जैसे पहले का ऋण है तो फिर दे करके फिर उसका समायोजन कर लेते हैं, तो एक्चुअल किसान के पास हाथ में नहीं जाता है, तो उससे बहुत फ़ायदा लोग ले पा रहा है। ये चीज़ तो कुछ लोग लेते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कई लोग नहीं ले पाते हैं और उसका नहीं पहुँचता है। लेकिन जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बहुत अहमियत है, ज़रूरत है जी। लेकिन अभी भी वो प्रभावी ढंग से नहीं है, या तो उसका बहुत क्षेत्रों में गठन नहीं हुआ है या कहीं गठन भी हुआ है तो ठीक से वो ऑपरेशनल नहीं है। क्योंकि FPO जो है ना, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए किसानों को उसके विषय में सारी जानकारी होनी ज़रूरी है और आपस में जो भी उस ग्रुप में शामिल हैं उसमें एक समझदारी होनी चाहिए, उसको बाहर की जानकारी, फिर अंदर में क्या प्रॉब्लम है। यदि वो सही रूप से काम करे तो FPO जो है उस दिशा में काफ़ी अच्छा किसानों के मंच को मजबूत कर सकता है। क्योंकि जो किसान है खास करके इस प्रदेश में वो संगठित नहीं है। किसानों का संगठन होना ज़रूरी है। टुकड़े टुकड़े में लोग खेती कर रहे हैं, कहीं पे 5 एकड़ का खेती स्ट्रॉबेरी में हो रहा है, कहीं 1 एकड़ हो रहा है, कहीं आधा एकड़ है, वो विजिबल भी नहीं होता है और उसकी मार्केटिंग प्लस उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है लाना, उसका इनपुट खरीदना, वो यदि आप सामूहिक रूप से नहीं करते हैं तो आपको खरीदने में कॉस्टली पड़ेगा और सस्ता बेचना पड़ेगा, बाहर के मार्केट को आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो FPO बनाना ज़रूरी है। अब बनाने से भी ज़्यादा उसका सही तरह से कार्यरत होना ज़रूरी है, तब उसका फ़ायदा किसानों को होगा। ये है कुछ इस दिशा में कुछ? हाँ, कुछ है और कुछ बन भी रहे हैं, बनने की प्रक्रिया में भी है, लेकिन अभी बहुत विजिबल वो नहीं दिखता है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कुछ किसान चूँकि इनोवेटिव हैं और वो सीधे दूसरे जो रिसर्च, जैसे आपको औषधि पौधा का जो रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, उससे लोग जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट से संपर्क करते रहते हैं, वहाँ से अपना कोई बीज ले आए, प्लांटिंग मटेरियल ले आए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि पलामू के किसानों में ये गुण है और इतनी जानकारी उनको है और इस तरह से प्रयास भी करते हैं और रिस्क लेने की हिम्मत भी करते हैं। अच्छा, कृषि विकास और ग्रामीण विकास में एक सबसे बड़ी भूमिका होती है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उस दिशा में कितना प्रयास हो रहा है? देखिए, उस दिशा में सड़कें तो पहले से काफ़ी बनी है, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी है गाँव में, और लेकिन सबसे ज़रूरी जो झारखंड को है, चूँकि अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है यहाँ पे, ऊपर नीचे ज़मीन है, बारिश का जो यहाँ पे जो तरीका है वो करीब 80% बारिश 4 महीने में हो जाती है और 20% बारिश 8 महीने में होती है। और बारिश जब होती है अंडुलेटिंग टोपोग्राफी के साथ वो बह के चला जाता है। तो यहाँ पे मेरे विचार से ये सरकार को भी और यहाँ के किसानों को भी, सभी लोगों को मिल के 2 साल जो है सिर्फ जल संरक्षण पे काम करना चाहिए। यदि हम वर्षा के पानी को जितना रोक पाते हैं तो हम लोग जो निर्भरता है पानी पर कृषि की,
उसको हम लोग कम कर सकते हैं और कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। शायद अपने अपने प्रशासनिक जीवन में आपने कुछ प्रयोग भी इस दिशा में? नहीं, बिल्कुल, हमने एक प्रयोग किया था जब जामताड़ा में मैं उपायुक्त था जी। तो उस साल भी बारिश कम हुई थी और वहाँ की रोपनी जो है वो 30-35% ही हो पाया था और बीच बारिश नहीं होने से चलते किसान दुखी थे। मैंने सोचा कि क्या किया जाए। उस समय जो ट्रेंच कम बंड भी नरेगा से बन रहा था, उस योजनाओं को भी मैंने गति दिया था और एक मैंने बोड़ा बांध बनाने का काम वहाँ शुरू किया। जी। बोड़ा बांध, पहले तो लोगों को, मेरे पदाधिकारियों को लगा कि ये क्या बोल रहे हैं कि बोड़ा का क्या बांध बनेगा। जी। मैंने उसका ऑर्डर निकाला, समूह को मीटिंग किया, समूह को बताया। खुद हमने 3 दिन का अभियान रखा बोरा जमा करने पे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले से बोरा मांगा, जो काम करने वाले इंजीनियर ठेकेदार हैं उनसे मैंने उसकी मांग की। उसके बाद गांव-गांव घूम के बोरा मांगा, मैं भी उसमें शामिल हुआ। मेरे लोगों ने कहा कि बोरा सबके पास नहीं होगा। हम कहे सबके पास नहीं होगा तो ये तो लोग जानेंगे कि बोरा क्यों मांग रहे हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि उसको जानना। फिर झारखंड में बालू, आपको मोरम का कमी नहीं है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैंने साइट सिलेक्शन करवाया, इंजीनियर से नहीं, कहाँ पे जोड़िया में बोड़ा बांध बनाने से पानी रुकेगा। और सप्ताह 10 दिन के अभियान में मैंने करीब 600 बोरा बांध बनवाया वहाँ के लोगों की मदद से। और हम जामताड़ा में जो इस लोगों ने इसका सहयोग दिया, इसके लिए मैं रियली, मैंने जब भी सोचता हूँ तो मन में आभार की भावना आती है कि 600 बोरा बांध लोगों ने बना दिया। और लोगों का कहना था हम लोग मिट्टी से तो बांध बनाते थे, हम लोगों को पता भी नहीं था कि बोरा में बालू भर के भी बांध बनाया जा सकता। ऐसे बांध की जरूरत बिल्कुल ज़रूरत है, चूँकि सरकार आपको बहुत सारी काम जो है नहीं कर सकती है, इसमें लोगों को आना पड़ेगा। लेकिन सरकार लीडरशिप दे सकती है, नेतृत्व दे सकती है। और बोड़ा बांध बनाने का नतीजा क्या हुआ कि मानसून के समय में ही बना, जब भी बारिश हुई पानी जमा हुआ और किसानों ने उसको लेकर के रोपनी किया, रोपनी डबल हो गया जामताड़ा में। बहुत अच्छा हम लोगों ने बात किया पलामू के विकास पर, और पलामू के विकास, संपूर्ण विकास पर बात करने के साथ ही साथ हम पहुँचे बोरा बांध पर, क्योंकि सिंचाई ज़रूरी है कृषि के लिए, विकास के लिए भी सिंचाई ज़रूरी है। और सिंचाई तभी हो सकता है जब पानी हमारे पास में उपलब्ध हो, और ये पानी को हम तभी रोक सकते हैं जब हमारे पास में बांध हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में। अब ऐसे ही विषय को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।